हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे क्लास 10th के बच्चों। मेरे को लगता है आप सारे अच्छे होंगे। और याद रखो बच्चों, इन योर वीपी एजुकेटर चैप्टर मैंने चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की कंप्लीट सीरीज़ डाल दी है। जिसने अभी तक नहीं देखी है सो गो एंड वॉच दिस सीरीज़ भैया। मैंने लाइन टू लाइन एक एक चीज़ कवर करवाई है। साथ में इफ़ यू वांट क्वेश्चन तो मैंने सारे इंटेक्स के क्वेश्चन अपनी यूट्यूब शॉर्ट्स में कवर करवा रखे हैं। एंड इफ़ यू वांट बैक एक्सरसाइज वीडियो सो कमेंट सेक्शन में पिन आउट कर देना कि सर आप जो हैं बैक एक्सरसाइज की भी वीडियोस बना दें। ठीक है। सो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका एक और चैप्टर ऑफ क्लास 10th। दिस इज़ द चैप्टर योर चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। ये चैप्टर भाई बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बढ़िया तरीके से समझो। लाइन टू लाइन एक एक चीज़ को समझाऊंगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों क्या बोला गया है इसमें, बोलता है वी सी अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। भाई हम वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं अपने वर्ल्ड में, अपने सराउंडिंग में। हाउ एवर वी आर अनएबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम, मगर हम डार्क रूम में कुछ नहीं देख पाते। क्यों? ऑन लाइटिंग अप द रूम, और जैसे ही हम रूम को लाइट अप करते हैं, ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल, और चीज़ें हमें दिखने लग जाती है। राइट ऐसा क्यों होता है? वट मेक्स थिंग विजिबल, क्या है जो चीज़ों को दिखाना शुरू कर देता है? ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। तुमको पता है भाई डे के टाइम पे क्या होता है, हमें सारी चीज़ें विजिबल होती है क्योंकि सन की लाइट हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, जो उसके ऊपर पड़ती है, और तब जब वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आइज़ में पहुंचती है तब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये बॉल थी, ये बॉल मेरे को तब दिखाई देगी जब जब सनलाइट या कोई भी लाइट ले लो, ठीक है, या आपका आपका जो बल्ब है, ठीक है, घरों में, जब उधर से निकलने वाली लाइट तुम्हारे बॉल के ऊपर फॉल ऑफ करेगी और वो देन टकरा के आपकी आइज़ में जाएगी, तब जाके आपको वो ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। राइट। सो बेसिकली यही बोलता है एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन। जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो उसके ऊपर पड़ती है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट when received by our eyes, और यही रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आइज में रिसीव होती है, enable us to see things। ठीक है, then it enable us to see this thing very properly। We are able to see through a transparent medium as a light is transmitted through it। We are able to see थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। हम किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के आर पार देख सकते हैं क्योंकि उससे लाइट ट्रांसमिट हो जाती है, पास हो जाती है। देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फेनोमिना एसोसिएटेड विद द लाइट। अब याद रखना, बहुत सारे बहुत बेहतरीन फेनोमिना लाइट से एसोसिएटेड हैं, सच एज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। सो बेसिकली यही सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। क्या पढ़ने वाले हो? इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। राइट, क्या है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, एक बार देखते हैं इसको। बहुत सारे वंडरफुल फेनोमिना को तुम पढ़ोगे। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, द ट्विंकलिंग द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। सबने देखा होगा भाई, स्टार ट्विंकल करते हैं, सुना भी होगा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बट उसके पीछे का साइंटिफिक को कॉन्सेप्ट अब तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे। द ब्यूटीफुल कलर ऑफ द रेनबो। भाई रेनबो फॉर्मेशन, सबने रेनबो तो देखा होगा, लेकिन रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके पीछे का क्या फिजिक्स है, वो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। बेंडिंग ऑफ द लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम। तुमने कभी देखा होगा पेंसिल को पानी के अंदर डिप किया होगा, पेंसिल बेंड होती हुई नज़र आती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। एंड सो ऑन। अ स्टडी अ स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट हेल्प अस टू एक्सप्लोर दैम। सो बेसिकली लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ के हम इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना होगा। एंड when we got all the information about the properties of light, then we explore all this phenomena one by one. Now, by observing the common
क्या बोलता है बच्चों, अब आगे देखो ये वाला इधर पे, वेरी गुड। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस वी मे कंक्लूड दैट, तो कुछ कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना को ऑब्जर्व करके अपनी सराउंडिंग में, ठीक है, वी ऑब्जर्व डैट, वी कंक्लूड डैट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो भाई पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, अपनी नोट्स में मार्क कर लेना, जो कि बता दिया गया है कि कुछ कॉमन फेनोमिनास को एनालाइज करके हम कह सकते हैं कि लाइट इट सीम्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, इतना तो भाई सबको पता था, सबने पढ़ा हुआ है। आगे देखते हैं क्या बोलता है। द फैक्ट दैट द फैक्ट द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट अ शार्प शैडो। भाई तुमने कभी देखा हुआ है, तुम्हारे पास एक स्मॉल ऑब्जेक्ट था, और जब तुम इस स्मॉल ऑब्जेक्ट में से लाइट को पास करवाते हो, तो लाइट को पास करवाने के बाद क्या होता है, लाइट को जब तुम पास करवाते हो तो ये क्या करता है, ये इस ऑब्जेक्ट की शार्प शैडो ऑब्टेन करता है, इस ऑब्जेक्ट की शार्प शैडो ऑब्टेन करता है ऑन द वॉल्स, राइट। वॉल्स में इस ऑब्जेक्ट की शार्प शैडो ऑब्टेन होती है, राइट। नाउ कास्ट अ शार्प शैडो ऑन एन ओपेक ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक का मतलब होता है जिसमें से लाइट पास ना हो, ठीक है। आपके पास तीन टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, एक ट्रांसल्यूसेंट होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है। ओपेक होता है जिसमें से लाइट नहीं जाती, ट्रांसल्यूसेंट होती है कि वो अपने अंदर से लाइट को स्कैटर्ड कर देता है, और ट्रांसपेरेंट होता है जो लाइट को पास करने देता है। सो बेसिकली तुमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा, लेट्स से ये ओपेक ऑब्जेक्ट तुम हो, ठीक है। तुम्हारे पीछे से लाइट आ रही थी, तो तुम्हारी एकदम शार्प शैडो, एकदम तुम्हारी बॉडी की शेप की शैडो तुम्हारे वॉल के आगे बन जाती है। इसका मतलब ये है कि जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल हो रही होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का फेनोमेना तुमने देखा होगा भैया, तुम्हारे पास एक ट्राइंगल था, तुम्हारे पास एक बड़ा ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सेम कैसे हैं, अगर तुम देखोगे एक एंगल में दोनों को रिलीज़ करोगे तो देखोगे सेम एंगल में दोनों जो है फिगर मार्क है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रही है, इसलिए दोनों का एंगल सेम है। क्लियर है कि नहीं है, तुमने सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल में ये पढ़ा होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी पता चलता है कि अगर शार्प शैडोज़ बन रही है वॉल के ऊपर, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो तुम्हारी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होगी लाइट, तभी शार्प शैडो बन रही है, ठीक है। अगर शार्प शैडो नहीं बनती तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करता। द सो क्या बोलता है, कास्ट अ शार्प शैडो ऑफ एन ऑपिक ऑब्जेक्ट पॉइंट्स टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट। तो शार्प शैडो का बनना इस तरफ पॉइंट करता है कि तुम्हारी लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, यूजुअली इंडिकेटेड एज अ रे ऑफ लाइट, ठीक है। हम इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, अभी हम इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, रे ऑफ लाइट की फॉर्म में इंडिकेट करेंगे। क्लियर है कि नहीं है, आओ उसको दिखाता हूँ एक बार। सो बच्चों दिख रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ, ये तुम्हारा ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा स्मॉल स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट आई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही आई थी, तुम्हारे ओपेक ऑब्जेक्ट से गई और शार्प शैडो क्रिएट कर दी। देखो शार्प शैडो क्रिएट कर दी, इसका मतलब जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। क्लियर है कि नहीं है, तो यही बताना चाह रहा है वहाँ पे। अब चलते हैं दोबारा आगे, ओके। अब जो ये जो ऑरेंज बॉक्स है ना, सम टाइम बोला जाता है एनसीईआरटी में, ये ऑरेंज बॉक्स से तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बनते, मगर तब भी मैं इसको कवर करवा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया के लिए। बोलता है इन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक तो पता चल गया जिसमें से लाइट पास नहीं होती, जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देता। तो क्या बोलता है, इन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट, ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल। तो ये बोलता है अगर जो ओपेक ऑब्जेक्ट है जो लाइट के पाथ के बीच में आ रहा है वो बहुत छोटा है, लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट, तो लाइट के पास टेंडेंसी है कि वो उसके अराउंड बेंड हो सकता है। कैसे होता है दिखा, ठीक है बच्चों। सो बेसिकली क्या बोला गया है इसमें कि अगर तुम्हारा ऑब्स्टेकल, अगर तुम्हारा ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ठीक है, तो लाइट जो है बेंड करेगी उसके चारों तरफ, स्ट्रेट लाइन में पाथ नहीं करेगी। तो नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में ना जाके वो क्या करती है, बेंड करती है। कैसे करती है एक बार दिखाता हूँ, देखो। ये देखो बच्चों, यहाँ पे तुम देख रहे हो द नेचर ऑफ द लाइट वेव एंड पार्टिकल। पहला तो हमने देखा अगर तुम्हारा ओपेक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो वो उसकी शैडो कास्ट करेगी।
लेकिन अगर वो ओपेक ऑब्जेक्ट या तुम्हारा ऑब्स्टेकल बहुत छोटा है, यहाँ पर जैसे कि तुम देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर तुम देख सकते हो ऑब्स्टेकल बहुत छोटा था, तो ऑब्स्टेकल बहुत छोटा होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई शेडो नहीं बनी, यहाँ पर जो लाइट थी वो तुम्हारी स्प्रेड आउट हो गई, है ना, स्प्रेड आउट होके उसने बहुत सारे पैटर्न बना लिए वॉल के ऊपर, ये देख रहे हो वॉल का पैटर्न, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, व्हेन द ऑब्स्टेकल इज़ वेरी स्मॉल, जब ऑब्स्टेकल बहुत छोटा होता है, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ से भी छोटा, लाइट बेंड्स अराउंड इट, तो लाइट उसके अराउंड बेंड हो जाती है एंड स्प्रेड आउट, और स्प्रेड आउट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। ये पैटर्न को तुम पढ़ोगे इन योर हायर क्लासेस, अभी आपको नहीं पढ़ता, बस अभी आपको ये समझना है कि भाई डिफ्रैक्शन भी एक पैटर्न होता है, तो हमेशा लाइट तुम्हारी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करती, वो सम टाइम तुम्हारी बेंड भी हो जाती है अराउंड द ऑब्स्टेकल, जब ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्ट तुम्हारा बहुत छोटा हो। क्लियर है कि नहीं है? तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है बच्चों, इससे ये पता चलता है कि लाइट हैज़ बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, कि लाइट के पास दोनों नेचर हैं, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। कौन वेव नेचर को प्रूव किया? डिफ्रैक्शन। पार्टिकल नेचर को कौन प्रूव किया? तुम्हारा शेडो फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बताता है लाइट हैज़ बोथ वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर इज एक्सप्लेन बाय द डिफ्रैक्शन। ठीक है, कि भाई तुमने एक लाइट की रे भेजी थी, वो सारी स्कैटर्ड हो गई, और स्कैटर्ड क्यों हुई? बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ की वजह से, है ना, वेवलेंथ में बेंडिंग की वजह से। लाइट बिहेव लाइक अ वेव, इट कैन बेंड, स्प्रेड एंड शो इंटरफेरेंस। सो लाइट जो है तुम्हारी बेंड कर सकती है, स्प्रेड कर सकती है, और इंटरफेयर शो कर सकती है। ठीक है, इंटरफेरेंस शो कर सकती है, डिफ्रैक्शन शो कर सकती है, पोलराइजेशन शो करती है। तो याद रखना बच्चों, ये जितने भी ऑप्टिकल फेनोमेना है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये लाइट के वेव नेचर के थ्रू एक्सप्लेन होते हैं। वहीं लाइट को समटाइम क्या करते हैं, लाइट को जब हम किसी भी मेटल की शीट के ऊपर फॉल करवाते हैं तो मेटल की शीट में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं। तो ये तुम्हारे लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। पार्टिकल नेचर क्या बोलता है? एक्सप्लेन इंट्रैक्शन विद द मैटर। जब तुम्हारा लाइट किसी भी मैटर के पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसके पार्टिकल्स को इजेक्ट करवाने में हेल्प करता है। तो बताता है कि लाइट के पास छोटे छोटे कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हाई स्पीड से मैटर से टकराए और इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट किया। तो ये बताता है लाइट बिहेव लाइक अ टाइनी पार्टिकल। लाइट जो है टाइनी पार्टिकल्स की तरह है, और इन टाइनी पार्टिकल्स को हम बोलते हैं फोटोन्स। इट कैन ट्रांसफ़र एनर्जी टू मैटर। वो उसने क्या करा, फोटोन ने अपनी एनर्जी को मैटर में ट्रांसफ़र किया, कॉजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की वजह से मैटर ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट किया। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है? मॉडर्न व्यू जो निकल के आया, ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट का जो मॉडर्न व्यू निकल के आया वो ये बोलता है लाइट इज़ नाइदर जस्ट अ वेव। तो लाइट जो है मात्र एक वेव नहीं है, ना ही ये पार्टिकल है। इट शोज़ ड्यूअल नेचर, वो दोनों नेचर शो करता है, वो वेव नेचर भी शो करता है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो बच्चों एक सिंपल लैंग्वेज में इसको कैसे दिमाग में रखोगे? याद रखना कि तुम्हारा लाइट जो है, लाइट शो ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है? पार्टिकल नेचर भी, वेव नेचर भी। अभी in your class 10th we only focus on the particle nature of your basically light। ठीक है, नाउ अब इसमें क्या क्या समझ में आया? सो इन एवरीडे सिचुएशन लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हम नॉर्मल सिचुएशन देखते हैं, उस सिचुएशन में, एवरीडे सिचुएशन में लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इन स्पेशल सिचुएशन, जब तुम्हारा ऑब्स्टेकल वेरी स्मॉल हो, वेरी स्मॉल ऑब्स्टेकल और बहुत छोटी ओपनिंग हो, इट शोज़ डिफ्रैक्शन। तो वो क्या शो करता है? डिफ्रैक्शन शो करता है, प्रूविंग इट्स वेव नेचर, और जो उसके वेव नेचर को प्रूव करता है। इन अदर सिचुएशन इट शोज़ अ पार्टिकल नेचर, और कुछ और सिचुएशन में वो पार्टिकल नेचर शो करता है। द मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एक्सप्लेन बोथ दीज प्रॉपर्टी टुगेदर। और जो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है वो दोनों प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है साथ में। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन, बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट अराउंड अ स्मॉल ऑब्स्टेकल और थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। सो होप सो बच्चों इतना क्लियर होगा। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या है, डू यू नो वाला पॉइंट है तुम्हारे ऑरेंज लाइन का। ऑल दो इम्पॉर्टेंट नहीं था बट कवर कर लिया गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या बोला गया है? एन इफेक्ट नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है,
देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ द ऑप्टिक्स यूजिंग रे फेल्स। तो डिफ्रैक्शन के केस में जो हम स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट मान रहे थे ऑप्टिक्स का, वो फेल हो जाता है। टू एक्सप्लेन फेनोमिना सच एज डिफ्रैक्शन, अगर मैं डिफ्रैक्शन जैसे फेनोमिना को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लाइट इज़ थॉट ऑफ एज अ वेव, तो लाइट को मेरे को वेव जैसा समझना पड़ेगा, वेव जैसा देखना पड़ेगा। द डिटेल्स ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, जिसकी डिटेल स्टडी तुम हायर क्लासेस में करोगे। अगेन एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इट बिकम नोन दैट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट ऑफन बिकम इनएडिक्वेट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। अब याद रखना, पहले क्या था, हम मान के चल रहे थे कि भाई वेव नेचर था, तो जब डिफ्रैक्शन देखा गया तो ये मान लिया था 20th सेंचुरी में भाई वेव नेचर होगा लाइट का, कि लाइट जो है वेव से बनी। लेकिन फिर उसके बाद लाइट ने जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करा, तब पता चला भाई वेव नेचर का, ओनली वेव नेचर को मानना एक इनएडिक्वेट फेनोमिना है। ठीक है, क्योंकि किसकी तरह एक्ट कर रहा है, जब उसने मैटर के साथ इंटरेक्ट किया तो वो तुम्हारे पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है। एंड लाइट ऑफन बिहेव समवट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जब उसने मैटर के साथ इंटरेक्ट किया तो वो पार्टिकल्स, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स की तरह एक्ट करने लग गया। दिस कन्फ्यूजन अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ लाइट कंटिन्यूड फॉर सम ईयर, और ऐसा कन्फ्यूजन भाई कुछ ईयर्स तक चलता रहा, टिल अ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट इमर्ज्ड। फिर उसके बाद मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आई जिसने बताया इन विच लाइट इज़ नाइदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल, जिसने बोला भाई लाइट तुम्हारी ना ही वेव है ना ही पार्टिकल है। ठीक है, द न्यू थ्योरी रिकॉन्साइल द पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विद द वेव थ्योरी नेचर। तो उसने बोला कि ये जो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है ना, ये पार्टिकल्स जो हैं तुम्हारे वेव से ही बने हुए हैं। मतलब तुम इसको ऐसा समझ सकते हो, छोटी छोटी वेव्स हैं, ये छोटी छोटी वेव्स की डिस्क्रीट फॉर्म को हम बोल देते हैं फोटोन्स। दूसरा फोटोन्स है, उसके अंदर वेव्स हैं। तो वेव और पार्टिकल दोनों साथ में एक्सिस्ट करती है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये बोला, तो इसमें बोला गया, इसलिए बोला कि लाइट हैज़ ड्यूल बिहेवियर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नाउ इन दिस चैप्टर वी शाल स्टडी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस चैप्टर में तुम क्या पढ़ने वाले हो? रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को पढ़ोगे एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमिना को पढ़ोगे यूजिंग द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अभी मात्र किसका यूज़ करने वाले हो? स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट का यूज़ करके तुम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे फेनोमिनास को पढ़ने वाले हो। दीज बेसिक कॉन्सेप्ट will help us in the study of some of the optical phenomena in nature। और ये कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम हमारे नेचर में होने वाले कुछ ऑप्टिकल फेनोमिनास की स्टडी करेंगे। वी शाल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे लाइट का, किसके थ्रू? स्फेरिकल मिरर्स के थ्रू। एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स पढ़ेंगे एंड देयर एप्लीकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन, और उनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे रियल लाइफ सिचुएशन में। क्लियर है कि नहीं है? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले है तुम्हारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना? फटाफट से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कब होता है? अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस। तो सबसे पहले तुमको चाहिए होती है एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर। ठीक है, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो क्या करता है? अपने ऊपर पड़ने वाली मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। देखा होगा ना, तुम्हारे पास मिरर हैं, एक तरफ से पॉलिश्ड रहता है। ये पॉलिशिंग किसकी होती है? सिल्वर और एल्यूमिनियम की शीट की होती है। उसके ऊपर रेड ऑक्साइड की लेयर होती है। तो यहाँ से लाइट आएगी, टकरा के चली जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? सो बेसिकली हम कहते हैं कि मिरर के ऊपर पड़ने वाली मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, भाई तुमको पहले से पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से इसको रिकॉल करते हैं। ठीक है, लेट अस रिकॉल दिस लॉ। तो पहला लॉ क्या बोलता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बैठाना है। ठीक है, पहला लॉ बोलता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको मैं इससे मार्क करता हूँ। क्या बोला? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
तो पहला तो लॉ ठीक है, समझ में आया। पहला लॉ ये बोलता है कि जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा हमेशा रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो तुम्हारे इंसिडेंट रे, तुम्हारे रिफ्लेक्टेड रे और तुम्हारी नॉर्मल सारी एक सेम प्लेन के ऊपर लाई करती है। क्या है इसका मतलब, एक बार क्विक इसका जो है क्या करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, देखो बच्चों डायग्राम, देखो बच्चों क्या बोला गया। लेट्स से ये तुम्हारा मिरर था, है ना, दिस इज़ योर मिरर, ओके। और मिरर का जो है एक पोर्शन तुम्हारा क्या है, पॉलिश्ड है, ये पॉलिशिंग हो गया है, ठीक है। नाउ अब बना रहे हैं हम एक नॉर्मल बनाते हैं, ओके। नॉर्मल बनाएंगे इस तरीके से, ये है तुम्हारा नॉर्मल, ओके। सो ये बोलता है कि भाई जो तुम्हारी एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम सही बनाते हैं, ठीक है, बराबर नहीं लग रहा है। तो ये बोलता है कि जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दोनों इक्वल रहना चाहिए, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे हैं, इंसिडेंट रे ये तुम्हारी इंसिडेंस रे हैं, इंसिडेंट रे ये है तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, राइट। कौन सी रे है तुम्हारी, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये है आपका नॉर्मल, ये है आपका नॉर्मल, ऑल लाइन द सेम प्लेन। देखो सेम प्लेन क्या है, सेम प्लेन तुम्हारा ये एक इमेजिनरी प्लेन है। इमेजिनरी प्लेन मतलब तुम सोचो तुम्हारे पास एक प्लास्टिक की शीट है, तुमको इस प्लास्टिक की शीट को इस तरीके से अरेंज करना है कि तीनों रेज उस प्लास्टिक की शीट के ऊपर आ जाए। क्लियर है कि नहीं है ना। तो ये एक ऐसा प्लेन है। सो बेसिकली इस प्लेन को तुम इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो कि तुम्हारे पास एक ऐसा प्लेन था, ठीक है, और ये है तुम्हारा मिरर, और ये जितनी भी रेज है तुम्हारी इसके ऊपर लाई कर रही है। क्लियर है कि नॉर्मल तुम्हारी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे उस प्लेन के ऊपर लाई कर रही है। और ये प्लेन तुम्हारा कैसा प्लेन है बच्चों, दिस प्लेन इज़ योर इमेजिनरी प्लेन, एक इमेजिनरी प्लेन है, ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉरवर्ड। तो इतना समझ में आ गया, दोनों लॉज आई थिंक सबको क्लियर होंगे, राइट। नाउ सेकंड क्या बोलता है, दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू, these laws of reflection are applicable to all types of reflecting surface। याद रखना ये लॉज हर टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस में यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। तो याद रखना अगर क्वेश्चन में तुम्हारा पूछा जाएगा भाई तुम्हारे पास दो टाइप की सरफेस थी, एक तो प्लेन सरफेस थी और एक नॉन प्लेन सरफेस थी, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम क्या बोल सकते हैं इसको, है ना। तुम्हारे पास दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, एक तो प्रॉपर रिफ्लेक्शन होता है और एक होता है तुम्हारे पास इम्प्रॉपर रिफ्लेक्शन, जो कि तुम्हारी कैसे होता है, अनइवन सरफेस की वजह से होता है। तो पूछा जाएगा क्या अनइवन सरफेस में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं, तो भाई आंसर है यस, अनइवन सरफेस में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। बस डिफरेंस क्या रहता है, अगर तुम्हारे पास इवन सरफेस है तो सारी रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल होगी, पैरेलल होंगी सारी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तुम देखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर तो होगा, लेकिन रेज आपस में पैरेलल नहीं होगी, एक इधर जाएगी तो एक इधर जाएगी, लेकिन अभी भी सारी एक दूसरे के क्या है, सारी एक दूसरे के एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को पूरी तरीके से जस्टिफाई कर रही है। तो याद रखना अगर तुम्हारा मिरर अनइवन ही क्यों ना हो, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ही क्यों ना हो, लेकिन वो तुम्हारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पूरी तरीके से जस्टिफाई करेगी ही करेगी, ठीक है। नाउ यू आर फेमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। भाई तुमने प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो तो तुमने पढ़ा ही हुआ है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज, तो बताओ उस इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है।
इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो तुमको पता होगा भाई, अगर तुमने पढ़ा है तो प्लेन मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द डैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो तुम्हारी इमेज का साइज होता है वो तुम्हारे ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। द इमेज formed is as far behind the mirror as the object in front of it। तो भाई ये भी पता होगा, जो डिस्टेंस होती है तुम्हारे ऑब्जेक्ट की मिरर से और तुम्हारे मिरर की इमेज से, वो दोनों सेम होती है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होती है। फर्दर द इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। और जो इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब तुम्हारा लेफ्ट उसका राइट, तुम्हारा राइट उसका लेफ्ट। हाउ वुड द इमेज बी व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड। तो भाई इमेज कैसी होगी अगर तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व होगी? लेट अस एक्सप्लोर। तो सबसे पहले बच्चों एक बार दिखाता हूँ भाई, इमेज फॉर्मेशन इन द प्लेन मिरर पूछा जा सकता है, ठीक है? तो एक बार उसको भी बना। देखो बच्चों, सो इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो लेट्स से ये तुम्हारा प्लेन मिरर है, ओके? सो मिरर है तो पॉलिशिंग कर देते हैं एक साइड में, ओके? सो दिस इज़ योर प्लेन मिरर, राइट? एंड दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज़ योर ए एंड बी। सो लेट्स से दिस इज़ द फर्स्ट इंसिडेंट रे जो निकली तुम्हारे हेड से, हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो वो स्ट्रेट गई है तो स्ट्रेट ही वापस आ जाएगी, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़ीरो ही होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है बच्चों कि तुम्हारा जो है, दूसरा केस ये हो सकता है कि एक तुम्हारा रे गई पोल से, है ना, और पोल से ही टकरा के आ गई वापस। क्लियर है कि नहीं है ना? इस तरीके से होगा। थोड़ा सा अगर मैं इसको इक्वल एंगल के अकॉर्डिंग बनाऊं, ऐसा आएगा, ठीक है? तो अगर मैं इधर पर थोड़ा सा मार्किंग करूं तो इधर पर तुम देख सकते हो कि ये तुम्हारी इंसिडेंट रे थी और ये तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे थी, ओके? अभी भी क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर है, ठीक है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। अब तुम देखोगे, अगर तुम इन दो रेस को आगे को पॉइंट आउट करोगे, जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ, मैंने इस रे को आगे को बढ़ाया, ओके, और मैंने इस रे को आगे को बढ़ाया, तो दोनों रेस कभी भी मीट नहीं करेगी, वो फैलती हुई चली जाएगी, राइट? लेकिन दे मीट बिहाइंड द मिरर, बट दे अपीयर टू बी मीट बिहाइंड द मिरर। जब मैं इसको पीछे को एक्सटेंड करूँगा, है ना, और इसको मैं पीछे को एक्सटेंड करूँगा, तो पीछे मिलती हुई नज़र आ रही है। इसका मतलब अगर तुम देखोगे कुछ इस तरीके से, है ना, तो तुम्हारी जो इमेज है वो यहाँ बनेगी। कहाँ बनेगी? तुम्हारी जो इमेज बन रही है वो तुम्हारे मिरर के पीछे बन रही है। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट? इसको मैं लिखता हूँ तुम्हारा A' और B'। क्या रियल की रेज़ आपस में मीट कर रही है? नहीं, रियल की रेज़ तो आपस में मीट ही नहीं कर रही। रियल की रेज़ तो फैलती हुई चली जा रही है, ठीक है? बट जब हमने इसको अपीयर करवाया, अपीयर टू बी मीट बिहाइंड द मिरर, है ना, अपीयर टू बी मीट करवाया बिहाइंड द मिरर, तब वो मिलती हुई नज़र आ रही है पीछे की तरफ, राइट? तो इसका मतलब क्या है? तो देखो, इससे हमको क्या क्या पता चलता है? हमको ये पता चलता है कि जो प्लेन मिरर में जो तुम्हारी इमेज फॉर्म होती है वो क्या क्या होती है। तो अगर मैं नेचर की बात करूं तो नेचर ऑफ द इमेज क्या है? नेचर ऑफ द इमेज है तुम्हारा वर्चुअल, ठीक है? क्यों वर्चुअल है? क्योंकि रियल की रेस तो कहीं मीट ही नहीं कर रही थी आगे। तो जब हमने इसको अपीयर करवाया, पीछे को एक्सटेंड करवाया, तब मीट करती हुई नज़र आई। तो याद रखना, अगर तुम्हें कोई भी इमेज दिखती है मिरर के अंदर, ठीक है, अपने मिरर के अंदर, तो वर्चुअल होती है। क्योंकि भाई रियल की रेस तो मीट करवाने के लिए स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो वर्चुअल रेस हैं तो वो मिरर के अंदर दिखेगी। तो नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर मैं तुमसे पूछूं साइज़ के बारे में, तो तुम देखोगे साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट जो था किसके बराबर था? साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू में साइज़ ऑफ इमेज के बराबर, है ना, साइज़ ऑफ इमेज। इसलिए प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसकी साइज़ तुम्हारे ऑब्जेक्ट की साइज़ के बराबर होता है,
ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर होंगे कि नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि तुम्हारा जो डिस्टेंस है, तुम देखोगे यहाँ पर दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज़ यू, दिस इज़ योर इमेज डिस्टेंस विच इज़ वी, दोनों सेम है। ठीक है, तो प्लेन मिरर में याद रखना, प्लेन मिरर में जो तुम्हारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, जो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है वो किसके बराबर होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं है? ओके, इमेज डिस्टेंस के बराबर होती है। नाउ इसके अलावा और क्या फेनोमेना होते हैं? बस एक और चीज़ होती है भाई, याद रखना, अगर ये तुम्हारा इधर पर लेफ्ट हैंड है, ठीक है, तो ये तुम्हारा इसका राइट हैंड बन जाएगा। ओके, और उसका जो लेफ्ट है वो उसका राइट बन जाएगा। तो लेटरल इन्वर्जन होती है, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो कैसी होती है? लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है। क्लियर है कि नहीं है? होप सो बच्चों इतना क्लियर होगा। सो आज हमने क्या कर लिया, आज हमने लाइट के चैप्टर को इनिशिएट कर दिया है। कुछ हमने ब्रीफ लाइन टू लाइन को डिस्क्रिप्शन किया है। अब इसके बाद इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द स्फेरिकल मिरर्स एंड इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों, इफ़ दिस लेक्चर यू लाइक दिस लेक्चर सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वीपी एजुकेटर। बच्चों ठीक है, तुम्हारे लाइक्स की, तुम्हारे सब्सक्रिप्शंस की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम अपनी तरफ से एफ़र्ट कर रहे हैं। तो तुम्हारा एक छोटा सा एफ़र्ट है कि तुम वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चों।